साथियों, आपको पढ़कर सुना रहे थे पुस्तक नारी श्रृंगारिकता नहीं पवित्रता है। लेखिका वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा। आइए इसी क्रम में पिछले वीडियो के क्रम में पृष्ठ 39 से पढ़कर सुनते हैं। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाते हैं। किसी भी समाज, देश अथवा राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब उसमें शिक्षा, उद्योग, परिश्रम, पुरुषार्थ जैसे गुणों का विकास हो। इन गुणों के अभाव में कोई भी देश अथवा समाज उन्नत नहीं कर सकता। यदि इन गुणों को केवल पुरुष वर्ग में ही विकसित करके नारी को अज्ञानावस्था में ही छोड़ दिया जाएगा तो केवल पुरुष का गुणी होना किसी राष्ट्र अथवा समाज की उन्नति का हेतु नहीं बन सकता। पुरुष प्रगतिशील हो और नारी प्रतिगामिनी, पुरुष बुद्धिमान हो और नारी मूर्खा, तो भला किसी समाज, राष्ट्र अथवा परिवार का काम सुचारू रूप से किस प्रकार चल सकता है। और जिन समाजों में ऐसा होता है वे समस्त संसार में पिछड़े हुए ही रह जाते हैं। जिन परिवारों में पुरुष बुद्धिमान, विचारशील और विद्वान रहे हैं और नारी अशिक्षित और गंवार रही है, उन परिवारों की सुख शांति कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते। स्त्री पुरुष के सम्मिलित प्रयास से बने परिवार एवं समाज की उन्नति एवं सुख शांति तभी सुरक्षित रह सकती है जब उसके दोनों घटक समान रूप से कर्तव्यनिष्ठ हों। ऐसे कलहपूर्ण परिवारों की समाज में आज भी कमी नहीं जिनके पुरुष वर्ग बड़े ही विद्वान एवं कर्तव्य परायण हैं। टॉलस्टॉय, गोर्की, अब्राहम लिंकन, सुकरात आदि न जाने संसार के कितने विद्वान महापुरुषों के पारिवारिक जीवन केवल अशिक्षित एवं कर्तव्य ज्ञान से शून्य नारियों के कारण ही नरक बने रहे हैं। बड़े बड़े संपन्न और उन्नत परिवार केवल घर की मूर्ख नारियों के कारण बर्बाद हुए हैं और होते रहते हैं। पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में नारी का एक महत्वपूर्ण एवं अडिग, अक्षय तथा अनिवार्य स्थान है। उसे जीवन से हटाकर संसार का काम चलाया ही नहीं जा सकता। ऐसी दशा में जब अशिक्षित, मूर्ख एवं कर्तव्यहीन नारियों की बहुतायात होगी तो उनको ही उनके आवश्यक स्थान पर लाना पड़ेगा। ऐसी दशा में कलह का जो सुनिश्चित परिणाम होता है वह होगा ही। इसके विपरीत जब योग्य नारियां समाज में अपना स्थान ग्रहण करेंगी तब क्लेश, कलह का प्रश्न ही नहीं उठता। समाज में नारी का महत्वपूर्ण स्थान है। साथियों, संतान रचना से लेकर पुरुष का आश्रय स्थान और घर की सुख शांति बहुत कुछ नारी पर ही निर्भर करती है और पारिवारिक सुख शांति पर ही पुरुष का विकास निर्भर करता है। इसलिए इस प्रकार के महत्वपूर्ण स्थान की पूर्ति सुयोग्य नारी द्वारा ही होनी आवश्यक है। मित्रों, संपन्नता की परिस्थिति में जब अयोग्य नारी जीवन को कंटकाकीर्ण बना देती है तब विपत्ति और विपन्नता के समय वह पुरुष का क्या हाथ बटा सकती है। उस समय तो वह और भी एक भारी विपत्ति बन जाती है। मध्यकाल में विदेशी आक्रमणों के समय
यही तो हुआ। उस समय नारियां अंतःपुर की शोभा बनी हुई थी, घर में बंद रहा करती थीं। वे समय की गतिविधि से एकदम अपरिचित, यहां तक कि द्वार पर आई हुई विपत्ति के समय भी उससे अनभिज्ञ रहा करती थीं। आपत्ति के समय होना तो यही चाहिए कि बढ़कर उससे मोर्चा लिया जाए, साहस बुद्धिमत्ता पूर्वक उसका मुकाबला किया जाए। किंतु होता यह था कि किसी आक्रमण अथवा विपत्ति का अवसर आने पर वे आत्मघात करके अपनी इज्जत बचाती थीं। इसके विपरीत यदि शिक्षा एवं सामाजिकता के साथ नारी का ठीक ठीक विकास किया जाता रहा होता तो वह भी हर आपत्ति की संभावना से परिचित रहती, उससे बचने और उसका प्रतिकार करने के योग्य होती। तब पुरुष को शत्रु से लड़ने और नारी की रक्षा करने का दोहरा दायित्व न निभाना पड़ता। उसकी शक्ति दो भागों में बंटकर केवल शत्रु से लोहा लेने में ही लगती, और तब ऐसी दशा में दुश्मन की दाल इतनी आसानी से नहीं गल सकती और न गल पाती। बुद्धिमती एवं वीर नारियां न केवल अपनी ही रक्षा में समर्थ रहती, बल्कि पुरुष का भी साहस बढ़ाती और हाथ बटाती हैं। मध्य युग के राजपूत काल में एक से एक वीर योद्धा और बलिदानी हुए हैं, जिनके तलवार के जौहर और साहस के कार्य आज तक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए हैं। इसका एकमात्र कारण यही था कि उस समय माताएं अपने पुत्र को पालने में ही वीरता एवं बलिदान का पाठ पढ़ाया करती थीं। यही कारण था कि माता के पाए संस्कारों के बल पर एक एक राजपूत योद्धा सैकड़ों शत्रुओं से जूझ जाया करता था। किंतु उस समय माताओं का यह पाठ परंपरा की तरह ही था। संतान को मरने जूझने की शिक्षा देने की एक प्रथा सी बनी हुई थी। माताएं केवल यही एक मंत्र जानती थीं। इस परंपरागत पाठ के स्थान पर यदि वे ठीक ठीक शिक्षित, सावधान और समय व समाज की गतिविधि परख सकने योग्य रही होती तो वे अपनी संतान को देश काल के अनुसार वीरता और उत्कृष्टता दोनों गुणों की शिक्षा दे सकती। जहां वे शत्रु से जूझने का मंत्र संतानों के संस्कारों में फूंकती, वहां आपस में संगठित रहने, सहिष्णु बनने और मिलजुल कर काम करने, सुरा सुंदरी से बचे रहने, क्रूर और निशंस न बनने का भी पाठ पढ़ाती। किंतु ऐसा न हो सका। माताओं के पास विद्या की कमी होने से उनमें प्रत्युत्पन्न बुद्धि की सदैव कमी रही। इस प्रथा के अनुसार वे संतान को वीर तो अवश्य बना सकी, किंतु मानवीय उत्कृष्टता, महापुरुषों जैसी प्रतिभा उत्पन्न न कर सकी। देश काल तथा समाज व राष्ट्र की परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं का ज्ञान तो तभी हो सकता है जब उनका ठीक ठीक मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता, और यह तभी संभव था जब उनको शिक्षा एवं सामाजिकता के अधिकार देकर इस योग्य बनाया गया होता। आज का संसार पहले से भी भयानक हो गया है। हर समाज एवं राष्ट्र अपनी सुरक्षा एवं स्वतंत्रता के लिए जी जान से जुटा हुआ है। ऐसी दशा में
यदि भारतीय समाज ने अपनी नारी वर्ग को समयानुकूल विकसित एवं जागरूक न किया तो किसी समय राष्ट्रीय आपत्ति काल में उनसे सहायता सहयोग मिलना तो दूर, उनकी चेतना शून्यता एक दूसरी विपत्ति बन जाएगी। यदि राष्ट्रीय उत्थान कार्य में योग्य बनाकर नारी को भी संलग्न किया जाए तो राष्ट्र की प्रगति तो दोहरी ही हो जाएगी। साथ ही वर्तमान एवं भविष्य दोनों सुरक्षित एवं निरापद बन जाएंगे। किंतु यदि उसे श्रृंगार सज्जा और मन बहलाव का साधन बनने का ही प्रशिक्षण दिया जाता रहा तो पूरे समाज का पतन सुनिश्चित है। प्रगति चाहने वाले समाज में नारी सौंदर्य के प्रति सच्ची दृष्टि का विकास आवश्यक है। उसकी श्रृंगारिकता नहीं, पवित्रता उभारने को महत्व दिया जाना चाहिए। विज्ञापनों तथा प्रचार माध्यमों द्वारा भी नारी में पवित्रता की ही भावनाओं का उत्कर्ष करने की आवश्यकता है। वर्तमान का अश्लीलता विस्तार का क्रम रोका जाना चाहिए, तभी समाज में गतिशीलता आएगी। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम में आगे पृष्ठ 42 से पढ़कर सुनाएंगे लेख इसी पुस्तक से पृष्ठ 42 से सुनते रहिए। स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रहिए और कुछ विषयांतर्गत चिंतन मनन भी किया कीजिए। ओम शांति।